Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, this is class number फर्स्ट और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंट MCQs एंड प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं. दिस इज प्रैक्टिस सीरीज फॉर UGC Net पेपर 1 एंड दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा. एंड गाइज, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें. चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं. मेक श्योर आप इस लेक्चर को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए. सो स्टार्ट करते हैं फटाफट. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग, एग्जाम्पलीफाइंग, समराइजिंग, इन्फरिंग मीनिंग फ्रॉम रिटन, ओरल और ग्राफिक मटेरियल. गाइस देखो, मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड करूंगा. हिंदी में भी क्वेश्चन गिवन है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है आप लोग क्वेश्चन रीड करना. देन उसके बाद आप मन में सोचो कि राइट आंसर क्या होना चाहिए और फिर उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा कि राइट आंसर क्या है. इस तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को. सो गाइस, क्वेश्चन के आंसर गिवन है, ऑप्शन गिवन है: रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग एंड क्रिएटिंग. अभी जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है और इसके कुछ लेवल हैं. इसके अंदर जो भी बातें लिखी हुई हैं टैक्सोनॉमी के अंदर, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर, इसको आपको अच्छे से कवर करना है. तो गाइस सोचिए, देखो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए और आप मुझे आफ्टर वॉचिंग लेक्चर कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी अंडरस्टैंडिंग. चलिए गाइस समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को. सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज ए फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग एजुकेशनल गोल एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब समझ के आधार पर ब्लूम के वर्गीकरण संज्ञानात्मक जटिलता के विभिन्न स्तरों के आधार पर शैक्षिक लक्ष्यों और सीखने के उद्देश्यों को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने का एक ढांचा है. मतलब यहाँ पर जो भी आप, संज्ञानात्मक का मतलब होता है आपको समझ करके जो चीज़ें आप करते हो जिस तरीके से, तो ये जो चीज़ें होती हैं इसके कुछ लेवल होते हैं. मतलब होता है ना कि बचपन का हमारा लेवल होता है कि हमें बचपन में समझ नहीं होती, हम छोटे बच्चे होते हैं. फिर हम कुछ एडोलेसेंट एज में आते हैं जब जिसको कहते हैं किशोर अवस्था, हम थोड़े समझदार बनते हैं. फिर हम कुछ और बड़े होते हैं, 20-25 साल 30 साल के होते हैं, तो हमें थोड़ी और समझ आती है. फिर 40 तक और ज़्यादा समझ आती है. इस तरीके से एक लेवल होता है लर्निंग का, जिसके अंदर जो समझ के बेस पे यहाँ पर जो है चीज़ों को एज ए लेवल की लेवल बना करके यहाँ पर कैटेगराइज किया गया. ही क्लासिफाइड लर्निंग इनटू 3 डोमेन. यहाँ तक 3 डोमेन के अंदर इन्होंने क्लासीफाई किया था. पहला था कॉग्निटिव डोमेन, नेक्स्ट था आपका अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड था आपका साइकोमोटर डोमेन. मतलब हिंदी में बोले तो संज्ञानात्मक डोमेन, भावात्मक डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन. आप गाइस देखो, जो आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसका एक कंप्लीट चार्ट होता है. मैं आपको ये चार्ट समझा देता हूँ ब्लूम टैक्सोनॉमी का. पहला लेवल होता है रिमेंबर, फिर आता है अंडरस्टैंड, फिर आएगा अप्लाई, फिर आएगा एनालाइज, फिर आएगा इवेल्युएट, फिर आएगा क्रिएट. सबसे पहले आता है रिमेंबर. याद करो, जब बचपन में आपको 2 का टेबल पढ़ाया गया होगा, 4 का टेबल पढ़ाया गया होगा, 10 का टेबल पढ़ाया गया होगा, तब आपने रट्टा मारा होगा. याद करके देखो, जब आप छोटे थे, दूसरी तीसरी चौथी क्लास में आप रट्टा मारते थे, तो ये क्या था? रिमेंबर. मतलब मेमोराइज, याद करना, बार बार रट्टे मार के चीजें पढ़ना, रिकॉल करना, रिपीट करना बार बार चीजों को, इस तरीके से आप याद करते थे. तो ये जो है पहला लेवल होता है चीजों को सीखने का, याद करने का. ऐसा ब्लूम टैक्सोनॉमी में बोला गया है. नेक्स्ट लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे आप चीजें समझना स्टार्ट कर देते हो. अभी आप 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में आ चुके हो और चीजें समझना स्टार्ट कर चुके हो. तो इसी का जो अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो यही वाला लेवल था, अंडरस्टैंड वाला लेवल. फिर आता है अप्लाई. फिर आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो. याद करो, जब आप 10th क्लास 11th 12th में थे तो आप अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके थे, है ना. आपने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में सीखा होगा कि भाई प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है. तब इस चीज को आप अप्लाई कर रहे थे, आप देखते थे मार्केट में जाकर के कि हाँ एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो रही है. तो इस तरीके से चीजें फिर आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो रियल लाइफ में. देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है चीजों को सीखने समझने का, एनालाइज करना. अब चीजें आप एनालाइज करते हो कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, आप चीजें कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो. याद करो, जब आप मोबाइल फोन लेने गए थे, जब आप बड़े हो गए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए, आप जब मोबाइल फोन लेने गए तो आपने चीजें एनालाइज करी. आपने देखा कि MI का फोन कैसा है, आपने देखा ओप्पो का फोन कैसा है. आप चीजें एनालाइज करना आप स्टार्ट कर चुके हो, चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो यहाँ पर. नेक्स्ट आप इवेल्युएट करना. फिर आप इवेल्युएट करते हो, एक लेवल ऐसा आता है. देन आप क्रिएट करते हो. ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होती है जहाँ पे आप चीजें प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हो. जैसे PhD कर रहे हो आप, तो PhD का मतलब आप चीजें क्रिएट कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, आप कुछ नई नॉलेज जो है जनरेट कर रहे हो, मार्केट में सभी को समझा रहे हो कि चीजें इस तरीके से होती हैं. तो ऐसे एक लेवल है ब्लूम टैक्सोनॉमी का. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर शुड, एक शिक्षक को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कंसिडर स्टूडेंट स्पेस ऑफ लर्निंग वाइल टीचिंग, इग्नोर स्टूडेंट स्पेस ऑफ लर्निंग वाइल टीचिंग, कंसिडर पेस ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स ओनली, और इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट स्पेस ऑफ लर्निंग. तो गाइस देखो, हम कभी भी एक स्टूडेंट की पेस ऑफ लर्निंग को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते. हो सकता है कोई स्टूडेंट बहुत ही पुअर फैमिली से आया हो, जिसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रांग नहीं है, तो उसको भी हमें साथ में लेके चलना है कि उसको भी चीज़ें समझ में आए.
और जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी में भी डाला हुआ है, मुझे पता है काफी सारे ऐसे स्टूडेंट भी है जो कि हिंदी मीडियम से हैं, तो ये क्या है, मैं बच्चों को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट इग्नोरिंग, मैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को चीजें समझ करके कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे हिंदी में भी होंगे, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश में भी होंगे, इसलिए मुझे बाइलिंगुअल पढ़ाना चाहिए। तो ये क्या है, मैं इस चीज को कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो एज ए टीचर आपको चीज नहीं करनी चाहिए, तो डी भी नहीं होना चाहिए ना। इसके अलावा जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट केवल उन्हीं पे ध्यान दें हम, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा इग्नोर करें स्टूडेंट्स का पेस ऑफ लर्निंग, तो ये भी नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज कंसिडर स्टूडेंट्स पेस ऑफ लर्निंग वाइल टीचिंग। जब भी हम टीचिंग करें हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट्स कितना समझ पा रहा है। तभी मैं कभी भी मैराथन क्लास नहीं लेता, आप देखेंगे मेरे चैनल पे कभी भी मैराथन क्लास नहीं लेता, 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे पढ़ा के कोई फायदा नहीं। इंस्टेड मैं 1-1 घंटे के या आधे घंटे के आपको लेक्चर डिलीवर कर दूं, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप इफेक्टिव तरीके से स्टडी कर पाओगे। 6 घंटे पढ़ाने बैठूंगा, स्टार्टिंग के 1 घंटे 2 घंटे तो आप पढ़ोगे, उसके बाद फिर आप बोर होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके सर में दर्द हो जाएगा, नहीं तो आपको 10 तरह के और भी काम होते हैं लाइफ में, तो ये चीजें हो जाती है ना। तो हमें इस स्टूडेंट के पेस ऑफ लर्निंग को समझना चाहिए कि स्टूडेंट कितना समझ पाएगा, उसके दिमाग में कितनी चीजें जा पाएंगी, उसके अकॉर्डिंग ही हमें टीचिंग करनी चाहिए। जब भी आप टीचर बने आप इन चीजों को जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मैंने इसको तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर कैन एंजॉय टीचिंग एज ए प्रोफेशन व्हेन। एक शिक्षक को पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद तब ले सकता है जब वह क्या करे, मतलब एज ए प्रोफेशन आप टीचिंग को कब एंजॉय करते हो। सीक्स रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट्स से जो है छात्रों से सम्मान उसको मिलता है। इंश्योर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द क्लास, या बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रहे, बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए टीचर को। हैज़ बेटर क्वालिफिकेशन देन हिज कलीग्स, और इज क्लोज टू प्रिंसिपल और वाइस चांसलर। तो गाइस देखो, प्रिंसिपल के वाइस चांसलर के क्लोज होने से कुछ नहीं होता, कलीग से ज़्यादा आप अगर एजुकेटेड हो तो ऐसे भी कुछ नहीं है। देखो मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है, जब मैं कॉलेज में टीचिंग कर रहा था, जब एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं वर्क कर रहा था, तो वहाँ पर जो मेरे कलीग्स थे ना, जो पीएचडी होल्डर थे, वो भी पढ़ा रहे थे, और मेरे पास पीएचडी नहीं थी, मैं जस्ट अपनी मास्टर डिग्री करके पीजी करके नेट क्वालिफाई करके टीचिंग कर रहा था। तो जब स्टूडेंट्स से फीडबैक लिया गया कि कौन सा टीचर आपको बेस्ट पढ़ा रहा है, गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, उन टीचर की लिस्ट में नंबर 1 पे नाम था मेरा, फर्स्ट पोजीशन मेरी थी। जब स्टूडेंट्स का फीडबैक आया कि सबसे अच्छे से कौन पढ़ा रहा है आपको, तो यहाँ पर अपने कलीग से ज़्यादा क्वालिफिकेशन होने का मतलब ये नहीं है कि आपके कलीग आपसे ज़्यादा अच्छा पढ़ा लेंगे। एक पढ़ाना, एक टीचिंग करना भी एक आर्ट, एक कला है, जो आपको सीखना है और चीज़ें समझने की स्टूडेंट कैसे समझेगा, उसको उस तरीके से समझाना है, उस तरीके से चीज़ें डिलीवर करना है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट आपको पसंद करेगा और आप भी अपनी टीचिंग प्रोफेशन को एंजॉय करोगे। अच्छा, यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा दैट विल बी रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। जब आपके स्टूडेंट आपको रिस्पेक्ट देते हैं तब आपको बहुत मजा आता है, और इस चीज़ को मैंने जिया है, मैंने इस चीज़ को फील किया अपने अंदर कि जब 48 और 50 बच्चों की क्लास जब आपको रिस्पेक्ट देती है। देखो हर क्लास में ऐसा नहीं होगा कि हर एक बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ये बिटर ट्रुथ है, ये आपको अभी से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि 50 बच्चों की क्लास में 1-2 बच्चे जरूर ऐसे होंगे जो कि शैतान होंगे, है ना, और होते हैं, वो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं कि गलत बोल रहा हूँ मैं, ऐसा होता है, ये नॉर्मल है। तो ऐसे में आपको डिमोटिवेट फील नहीं करना, ये फील नहीं करना कि अरे यार ये तो बहुत टफ जॉब है, बच्चे तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने काम पे फोकस करना है, अपनी टीचिंग पे फोकस करना है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो भी आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जस्ट बिकॉज योर नॉलेज, योर टीचिंग स्टाइल, जिस तरीके से आप टीचिंग करोगे वो भी आपकी एक दिन रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब बच्चे आपको रिस्पेक्ट देते हैं तब आपको बहुत मजा आता है, तब आप टीचिंग को इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। अच्छा, एक चीज यहाँ पर लिखी हुई दैट इज की इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीकिंग रिस्पेक्ट एज द सोल रीजन, अकेला एक रीजन की बच्चों से रिस्पेक्ट मिल जाए और मैं टीचिंग को एंजॉय कर लूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आपको अपनी सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, जैसे सपोज करो मैं अकाउंट्स फाइनेंस पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स एंड फाइनेंस पढ़ाता हूँ कॉलेज में, मैं टीचिंग करता था इस सब्जेक्ट की, अगर बच्चे मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं और मुझे अपने ही अकाउंट्स फाइनेंस की अच्छे से नॉलेज नहीं है, मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो क्या मैं एंजॉय कर पाऊंगा? मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, टीचिंग को मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, बच्चों से रिस्पेक्ट मिलेगी तो आप डेफिनेटली एंजॉय करोगे अपनी टीचिंग प्रोफेशन को। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन, क्या मतलब होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव का? लर्निंग एक्सपीरियंस, कंसाइज आउटकम, एकेडमिक अचीवमेंट और इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। ऑप्शन नंबर डी दैट इज इच्छित सीखने का परिणाम विल बी द राइट आंसर। देखो लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज आउटकम, कि आपने सीखा क्या। अगर आप 1 घंटे से क्लास ले रहे हो सीख, और 1 घंटे बाद पता चला आपने कुछ भी नहीं सीखा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आप उसका आंसर ही नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि जो लर्निंग थी वो अच्छे से नहीं हो पाई। तो लर्निंग का जो उद्देश्य होता है आउटकम, कि आपके अंदर कितना आउटकम निकल के आया, मतलब आप कितना चीजें सीख पाए, अपने अंदर कितना चीजें जो है आपके अंदर इंप्रूव हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। यहां पर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की गुणवत्ता का सूचक है। देखो क्लासरूम में अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है वो किस तरीके से जज करी जाएगी, तो ऑप्शन गिवन है पीरियड ऑफ मेंटेनिंग पीस इन द क्लासरूम। अगर क्लासरूम में बहुत शांति है, बहुत पीस है, तो क्या वो बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ टीचिंग होगी। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस रेज्ड बाय स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, स्टैंडर्ड ऑफ आंसर्स रिप्लाइड बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज स्टूडेंट किस तरह के किस क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन को रेज करते हैं वो बताएगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसी है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ाने के बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी का है, मतलब उस स्टडी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आप पूछ रहे हो और बहुत अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन जो कि सभी स्टूडेंट्स को पूछना चाहिए, तो टीचर को भी मजा आता है कि हाँ एक अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे ने और बाकी स्टूडेंट्स को भी सीखने को मिलता है। इससे क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है वो इंप्रूव होती है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In which level of teaching the learner get an opportunity to discriminate at length between the positive and negative exemplars of concept। क्या बोला जा रहा है कि शिक्षण के किस स्तर पर शिक्षार्थी को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच अंतर करने का अवसर प्रदान मिलता है। तो गाइस देखो 3 लेवल हमने बेसिकली समझे और आपके जो सिलेबस में गिवन है दैट इज मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस कर पा रहे हो ना चीजों के अंदर, अगर आप चीजों के अंदर डिफरेंस कर पा रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो चीजों के अंदर और पॉजिटिव और नेगेटिविटी चीजों को लेकर के, तो वो क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल है। मतलब अब आप चीजों को समझना सीख चुके हो तभी आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब गाइस देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनका एक्सप्लेनेशन समझना आपको बहुत जरूरी है, इसलिए जब भी आप प्रीवियस ईयर की बुक लेने जाओ मार्केट में हमेशा ऐसी बुक लो जिसमें एक्सप्लेनेशन गिवन है। क्या गिवन है? एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो गाइस देखो ऐसी मैंने एक बुक देखी है मार्केट में जो कि बेस्ट है पेपर 1 के प्रीवियस ईयर के लिए। तो ये ओस वाली बुक्स है, ये पेपर 1 के लिए बेस्ट बुक है। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ओनली, क्योंकि थ्योरी की बुक नहीं आती, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है। इसमें 2023 का पेपर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आप उसको यहाँ से मिल जाएगा वो आपको। इसमें मैंने देखा कि आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, तो ये मुझे बेस्ट लगा। तो आप इस तरह की बुक को ले सकते हो। और ये जो बुक है वो 250 से 300 के आसपास मिल जाएगी, तो ज़्यादा महंगी बुक भी नहीं है। प्लस अगर आप ऑफलाइन लेने जाओगे तो महंगी पड़ेगी, ऑनलाइन में आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसलिए इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाकर के आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। इससे जो है आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे और यहाँ से आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो अच्छे से तैयारी हो जाएगी उनकी। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन, टू डिक्टेट गुड्स नोट्स और प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट और टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसे देखिए टीचिंग का एक सिंगल जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और जो होता है दैट इज कि स्टूडेंट्स की थिंकिंग पावर को डेवलप करना, चाहे वो 4th 5th 8th 9th 10th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, कुछ भी किसी भी लेवल की टीचिंग हो, हर एक लेवल ऑफ टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य होना चाहिए दैट इज द थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को सोचना सिखा दो, आगे वो खुद कर लेगा। देखो हम आपको पढ़ाते हैं, आप खुद मेहनत करते हो नहीं करते, और एग्जाम देके तो खुद ही आते हो। इसलिए अगर हम स्टूडेंट्स को खुद उस लायक बना दें कि वो खुद से सोचना स्टार्ट कर दे, उसके अंदर डेवलप हो जाए थिंकिंग पावर, तो सब कुछ कर जाएगा वो। तो इसलिए जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टीचिंग का दैट इज टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन फॉर। छात्र केंद्रित कक्षा जो है वो किस चीज के लिए? तो एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज और इंगेजिंग द इंटायर क्लास। तो ऐसे देखो जो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लास होती है इसका मतलब है कि आप हर एक स्टूडेंट को फोकस करके स्टडी करा रहे हो। आप क्लास में जो है एक एज ए स्टूडेंट सेंट्रिक क्लास चल रही, तो वहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बहुत फोकस किया जाता है। क्योंकि देखो जब भी मैं क्लास में पढ़ाने जाता था ऑफलाइन, तब वहाँ पर मैं देखता था कि भाई कौन ऐसा स्टूडेंट है जो कि पढ़ने में वीक है, कौन सा ऐसा स्टूडेंट जो कि पढ़ने में बहुत तेज है। तो इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करके मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता था। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, मैं अकाउंट्स पढ़ाता था, तब मैं देखता था कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूं बच्चे समझ जाएंगे, या फिर पहले मैं कुछ रूल समझाऊं, जैसे डेबिट क्रेडिट के रूल्स होते हैं, है ना, अकाउंट्स में रूल्स होते हैं, उनको समझाऊं तब बच्चा समझ पाएगा। तो कभी भी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाता था, पहले मैं रूल समझाता था, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाता था, ताकि एक वीक बच्चा भी समझ जाए और जो स्ट्रांग बच्चा पढ़ने में वो भी समझ जाए। तो इस तरीके से आप टीचिंग करोगे तो
डेफिनेटली आप भी इंजॉय करोगे, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करना, मतलब इनको ध्यान में रख करके आप चीज़ों को पढ़ाते हो, ठीक है। तो गाइज ये अब देखो पेपर 1 को गाइज फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट को क्रैक करने का एक ही तरीका कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो, और हम आपको गाइज यहाँ पर एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करवा रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आज की क्लास ली है, इसी तरीके से मैंने पेपर 1 के कंप्लीट 10 यूनिट्स के थियोरी लेक्चर्स को कवर किया है, एमसीक्यूज को कवर किया है, और मैंने 100+ मॉक टेस्ट भी दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए अपनी कोर्स में। तो यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। 6 मंथ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, 3 मंथ कोर्सेज भी हैं, 12 मंथ कोर्सेज भी हैं। जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उसको इसमें इनरोल कर सकते हो। कंप्लीट कंटेंट हमारा बाइलिंगुअल होता है, जैसे आज की क्लास में था। एनटीए क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न चीजें कवर करते हैं, जैसे कि आपने देखा आज की क्लास में कि जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हम उस तरीके से चीजों को कवर करते हैं, और पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। सो गाइस इस कोर्स को करने के लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईयूसी यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So guys, thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।